हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? केमिकल मीन्स होता है रसायन और काइनेटिक्स मीन्स होता है गति यानी कि मोशन। यानी हमें रसायन की गति या उसकी मोशन के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की रेट और उसके मैकेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो रिएक्शन रेट, तीन टाइप की रिएक्शन होती है। हमें कौन से रिएक्शन की रेट के बारे में बात हो रही है? तीन टाइप की रिएक्शन होती है, तो किस टाइप की रिएक्शन की रेट के बारे में हमें पढ़ना है ये भी जान लीजिए आप। तीन टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, और सेकंड होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड होती है स्लो रिएक्शन, या उसको बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन आप। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं? जो भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी बहुत फास्ट होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन जैसे आपने एक एसिड और बेस मिला दिया, दोनों को मिलाने के बाद साल्ट और वाटर बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये बहुत ही तेजी से होती है। या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले लीजिए, आपने दो सोल्यूशन लिया, दोनों को मिला दिया और मिलाते ही प्रेसिपिटेट मिल गया, तो ये भी आपकी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हमारी बहुत ही तेजी से होती हैं, इनको वेरी फास्ट रिएक्शन कहा गया है। तो इस रिएक्शन का रेट आप नहीं निकाल सकते। ये रिएक्शन इतनी तेज होती है, इतनी फास्ट होती है कि इस रिएक्शन का रेट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से आपका सेकेंड है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत स्लो प्रोसेस है, ये कई सालों में भी लग सकता है, कई दिनों में भी, कई महीनों में भी हो सकता है रस्टिंग। तो इसको भी डिटरमाइन नहीं किया सकता, यानी इसका रेट भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। कौन बैठ करके इसका रेट डिटरमाइन करेगा भाई? इतना साल भर में आपका आयरन पे रस्ट लग रहा है, तो क्या इसका रेट डिटरमाइन किया जा सकता है? ये बहुत ही मुश्किल है। उसी तरीके से आपका थर्ड होता है मॉडरेट रिएक्शन, या इसको बोल सकते हो आप सिंपली स्लो रिएक्शन। इसका रिएक्शन रेट डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी जो रिएक्शन होती है ये वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच का होता है, ना बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा ना बहुत ही कम लेगा, तो इसका रेट डिटरमाइन किया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो आपका केन शुगर होता है उसका इन्वर्जन करते हैं आप, तो उससे क्या बनता है? एल्कोहल बन सकता है, या उसी से आप बनाते हैं सिरका बनाते हैं आप। तो क्या है, बहुत टाइम नहीं लेती है, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में तैयार हो जाती है। तो ये आपका है स्लो रिएक्शन। तो इस पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हम उसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका रेट हम डिटरमाइन कर सकें, तो यानी स्लो रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रिएक्शन का रेट डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का रेट हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? Rate of reaction is defined as the change in the concentration of reactant or product per unit time. Suppose करिए कोई रिएक्शन है आपकी, उसमें एक रिएक्टेंट होगा और दूसरा प्रोडक्ट बनता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो होता क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट का धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का कम होता है धीरे धीरे और प्रोडक्ट का बढ़ता रहता है।
तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि दोनों का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में। किसी यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है कुछ ना कुछ, तो उसी को डिफाइन कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक आप हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लीजिए, रिएक्टेंट है आपका, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप इसका कैसे डिफाइन कर सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। सही है। रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है किसी टाइम पर और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करता रहता है किसी टाइम पर। इसको आप सिंपली इसी तरीके से बोल भी सकते हो, या डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। चलिए अब देखिए हम आगे अब रेट ऑफ रिएक्शन को और किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं आर लिखूं, आर, इसको आर से डिनोट करिएगा। आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा आर बाई डेल टी। कहां से आया है? अभी आपने ऊपर लिखा था आर आपका चेंज हो रहा है पी में, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में। तो आपने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। या आप जानते हो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा लगाया हुआ है, सॉरी माइनस लगाया हुआ है, और डेल्टा चेंज को दिखा रहा है और ब्रैकेट के अंदर आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। या आर लिख सकते हो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन को, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आगे देखिएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन टू टाइप का होता है। टू टाइप के होंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। एक आपका है एवरेज, फर्स्ट आपका है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और आपका सेकेंड टाइप है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिएगा, एवरेज का मतलब हुआ, एवरेज का मतलब हुआ जहां पे टाइम इंटरवल की बात की जाए। जहां पे टाइम इंटरवल की बात की जाए। और इंस्टैन्टेनियस का मतलब केवल एक पल की बात हो रही है, केवल एक इंस्टेंट की बात हो रही है। यानी कि इंस्टेंट टाइम की बात हो रही है, तुरंत की बात हो रही है। कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, चल रही है। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपको लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात की जाए कि लॉन्ग टाइम इंटरवल दे दिया जाए, उसका फिर उसका रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने कहा जाए, तो आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकलेगा अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है। और अगर केवल एक इंस्टेंट यानी एक पल की बात की जाए जहां पे टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो आप उसको बोलोगे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्शन चल रही है, आपसे कह दीजिए बस तुरंत रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, और उसी समय आप क्या करिए, उसका रिएक्शन रेट निकाल लीजिए, उसको बोलेंगे तुरंत का इंस्टेंट टाइम। और रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है, चल रही है, लॉन्ग टाइम इंटरवल होने के बाद आपसे कहा जाए अब इसका रिएक्शन रेट निकालिए, जो हमारा निकलेगा रेट ऑफ द रिएक्शन वो हमारा होगा एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। आप इसको डिफाइन कर सकते हो एवरेज को, चेंज इन द मोलर concentration of reactant or product change in the molar concentration of reactant or product in a given time इसे दिए गए टाइम में। यहां आप बोल सकते हो चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product at a given instant of time। ये आपका डिफरेंस होता है, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इसको किस तरीके से दिखाया जाता है? देखिएगा, अगर एवरेज रेट की बात की जाए, आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, आप आर ए बी से डिनोट करोगे, आर ए बी इज इक्वल टू रिएक्टेंट एवरेज लोगे आप माइनस डेल्टा आर बाई डेल टी, या आप दिखा सकते हो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी। ये एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है, आर ए बी नोट करोगे। अगर कहा जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालिए, यहीं पे आर एवरेज की प्लेस में हो जाएगा आर इंस्टेंट। आर इंस्टेंट इज इक्वल टू, जहां पे डेल्टा लगा हुआ है वहां पे डी लगाओगे आप, बाई डी टी, या आप लगाइएगा प्लस डी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई डी टी। यहां पे जब बिग चेंज होगा तो यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे आप, जब स्मॉल चेंज की बात होगी तो यहाँ पे आप डी लगाओगे। इंस्टेंट का मतलब हुआ एक पल की, यानी एक इंस्टेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप स्मॉल चेंज के लिए डी लगाएंगे। यहाँ पे चेंज लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग चेंज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप डेल्टा लगाओगे। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिंपली किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंपली नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, उनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इस पे कैसे डिपेंड करता है? तो पहले हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होगा, जैसे Hg प्लस Cl2, इसको आप लिख सकते हैं HgCl2। इसका रेट निकालिए, आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू माइनस डेल Hg बाई डेल टी। इसका भी दिखा लीजिए, माइनस डेल्टा Cl2 डेल्टा टी।
यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन दिखाएंगे आप HgCl2 नीचे डेल्टा टी। तो यहाँ पे इसका आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है Hg और Cl2 का, यहाँ पे HgCl2 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इसका भी आगे एक लगा हुआ है, इसके भी आगे एक लगा हुआ है और ये इसके भी आगे एक लगा हुआ है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा सेम है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर अलग अलग हो। जैसे ले लीजिए आप 2 आपने लिया 2 N2O5, ये आपका बन रहा है 4 NO2 प्लस O2, कितना बना 4 NO2 प्लस O2। अब यहां पे देखिए इसके आगे नंबर कितना है 2 है, इसके आगे 4 है, इसके आगे 1 है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइचियोमेट्रिक है वो सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे होगा, R इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टोइचियोमेट्री है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री से और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा -1/2 डेल्टा concentration of N2O5 -1/2 del concentration of N2O5 by del T। इधर आइएगा प्रोडक्ट साइड में +1/4 डेल्टा लगाएंगे आप NO2 बाई डेल्टा टी। यहां पे प्लस लगाए क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, प्लस फिर लगाइए आप प्लस ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।